तो नेशनल हैंडलूम वीक 2023 कब से कब तक मनाया जाएगा? ठीक है, यानी कि जो नेशनल हैंडलूम वीक है जो कि 2023 में कब से कब तक मनाया जा रहा है, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक मनाया जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 अगस्त से 7 अगस्त तक, 3 अगस्त से 7 अगस्त तक, 7 से 10 तक, या फिर ऐसे कहें कि 7 से 13 तक। ठीक है, तो देखो ये जो शब्द है हैंडलूम वीक, वीक मतलब होता है सप्ताह। ठीक है, लेकिन ये सप्ताह तक नहीं बनाया जाएगा, 7 दिन तक नहीं बनाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये कब मनाया जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर है वो ये है कि 3 से 7 अगस्त तक ये मनाया जाएगा। ठीक है, यानी कि 3, 4, 5, 6 और 7, टोटल कितने दिन हो गए? 5 दिन ये चल रहा है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि नेशनल हैंडलूम वीक 2023 राजस्थान सरकार द्वारा जो कि शुरुआत की गई है, ठीक है, ये कब से कब तक मनाया जा रहा है? अगस्त माह में मनाया जा रहा है, 3 तारीख से शुरू हुआ है और 7 तारीख तक ये चलेगा। तो ये जो वीक सप्ताह मनाया जा रहा है, ये क्यों मनाया जा रहा है? तो नाम से पता चल रहा है कि नेशनल हैंडलूम, हैंडलूम का मतलब होता है जो हस्तशिल्प है उसको बढ़ावा देने के लिए ये राजस्थान सरकार द्वारा शुरुआत की गई है। यानी कि ऐसे कहें कि जो हथकरघा उद्योग है, ठीक है, उसको बढ़ावा देने के लिए ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है राजस्थान सरकार द्वारा। और इस नेशनल हैंडलूम वीक का अगर चर्चा करें कि इसका उल्लेख कहाँ पर है, ठीक है, तो इसका उल्लेख है राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 में इसका उल्लेख किया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि नेशनल हैंडलूम वीक का उल्लेख कहाँ पर है, तो राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 में है। और कब से कब तक मनाया जा रहा है 2023 में, तो 3 से 7 अगस्त के बीच ये मनाया जा रहा है। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंगदान जीवन दान अभियान का शुभारंभ कब हुआ था। ठीक है, ये जो अंगदान जीवन दान महाअभियान है इसका शुभारंभ कब किया गया था राजस्थान सरकार द्वारा, एक महत्वपूर्ण पहल है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जुलाई 2020, अगस्त 2021, जुलाई 2022, अगस्त 2024। ठीक है, तो इस देखो योजना की शुरुआत, ये जो महाअभियान की शुरुआत की गई है राजस्थान सरकार द्वारा, ये अगस्त में की गई है, अगस्त 2023, यानी हाल ही में शुरू की गई है। कब की गई है? 3 अगस्त को शुरू की गई है। ठीक है, तो याद रखना है 3 अगस्त 2023 को ये अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान के तहत राजस्थान सरकार ने क्या किया है कि 104 जो एम्बुलेंस हैं जिनको जननी एक्सप्रेस कहा गया है, ठीक है, उनको हरी झंडी दिखाई गई है। 104 जननी एक्सप्रेसों को क्या किया गया है? हरी झंडी दिखाया गया है, जो कि एक एम्बुलेंस है। ठीक है, और मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब ये 25 वाहन लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के कितने? 25 वाहन लॉन्च किए गए हैं। एम्बुलेंस 104 लॉन्च की गई है और 10 सेवा वाहन लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, और इसी महाअभियान के शुभारंभ के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने क्या किया है कि देखो 148 जो चिकित्सा संस्थान हैं, चिकित्सा संस्थानों का क्या किया है? लोकार्पण किया है। ठीक है, और 101 नए चिकित्सा संस्थानों का क्या किया है? शिलान्यास रखा है। यानी कि 101 जो नए चिकित्सा संस्थान बनाए जाएंगे उनकी तो घोषणा की गई है, और जो पहले से बन चुके हैं 148 चिकित्सा संस्थान उनका क्या किया है? लोकार्पण किया है, उनका उद्घाटन किया है। ठीक है, और ये सब वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया है। देखो नए चिकित्सा संस्थान खोलने के मामले में जो राजस्थान है वो देश में सबसे आगे है, यानी कि प्रथम स्थान पर है। और ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य को लेकर बहुत जागरूक है और स्वास्थ्य के लिए नई नई योजनाएं लेकर आ रही है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए 2 विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये 2 विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किए जाएंगे? राजस्थान सरकार क्या करिए, दिव्यांगों वाले यानी कि जो विकलांग हैं उनके लिए 2 विश्वविद्यालय स्थापित कर रही है। और ये देश में पहली बार होगा जब दिव्यांगों के लिए, सिर्फ दिव्यांगों के लिए विश्वविद्यालय खोले गए हैं। और वो राजस्थान में 2 खोले जा रहे हैं। कहाँ पर? जयपुर बीकानेर, बीकानेर अजमेर, अजमेर जोधपुर, या जयपुर जोधपुर। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो है डी। ये कहाँ पर खोले जाएंगे? जयपुर और जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में जो महाविद्यालय खोला जाएगा उसका नाम होगा महात्मा गांधी। ठीक है, ये दिव्यांग महाविद्यालय होगा। और जयपुर में जो खोला जाएगा
उसका नाम बाबा आमटे के नाम पे रखा गया है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय रखा गया है। ठीक है, तो इन दोनों के विश्वविद्यालयों के नाम भी याद रखने हैं, क्योंकि ये पूरे भारत में पहली बार ऐसा हुआ है जब दिव्यांगों के लिए विश्वविद्यालय खोले गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, कोल इंडिया द्वारा राजस्थान में 1190 मेगावाट क्षमता का सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है, और वो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़। ठीक है, तो कोल इंडिया जो कि एक कंपनी है, ये राजस्थान में 1190 मेगावाट का एक सोलर प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। कहाँ पर? बीकानेर में शुरू कर रही है। ठीक है, देखो, इस सोलर प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रति वर्ष 208 करोड़ यूनिट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। 208 करोड़ यूनिट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। चूँकि ये बहुत बड़ी, मतलब बिजली उत्पादन का एक बहुत बड़ा स्रोत है हमारे लिए, तो आपको याद होना चाहिए कि कोल इंडिया कहाँ पर स्थापित कर रही है इसको, और इससे कितनी बिजली का उत्पादन किया जाएगा। तो दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि हाल ही में अखबारों में देखा गया शब्द पेरूसेट्स कोलोसस ये क्या है? ठीक है, हाल ही में इसको अखबारों में देखा गया है, और ये क्या है, इसका संबंध किससे है? पेरूसेट्स कोलोसस। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पौधे की एक प्रजाति, मछली की एक प्रजाति, पेरू तट पर स्थित एक झील, और एक प्रकार की पर्वत श्रृंखला। तो ये पेरूसेट्स कोलोसस क्या है? ये एक मछली की प्रजाति है जो कि हाल ही में पेरू तट के ऊपर इसके अवशेष मिले हैं। ठीक है, इसको पेरू की विशाल व्हेल भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? पेरू की विशाल व्हेल। ठीक है, ये एक मछली की एक प्रजाति है जिसके क्या किए गए हैं, हाल ही में अवशेष देखे गए हैं, अवशेष प्राप्त हुए हैं पेरू तट से। ठीक है, तो पेरू तट कहाँ पर है, तो वो भी आपको याद रखना चाहिए कि पेरू कहाँ पर है। तो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका का क्या है, एक देश है। और दक्षिण अमेरिका की अगर बात करें कि ये दक्षिण अमेरिका है, तो यहाँ पर है पेरू। सॉरी, नीचे क्या है, ये तो नीचे तो है चिल्ली, और चिल्ली के जस्ट ऊपर क्या है, पेरू देश है। तो ये आपको याद होना चाहिए। और यहीं से देखो लालिनो का जन्म होता है पेरू तट से। कब जन्म होता है? 25 दिसंबर को। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, 2023 का अर्थ ओवरशूट डे कब है? ये अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, ये अर्थ ओवरशूट का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। और फिर डे का मतलब तो आपको समझ ही चुके हैं कि डे का मतलब होता है दिन। अर्थ ओवरशूट का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। पूरे विश्व द्वारा, ठीक है, एक वर्ष में जितने भी जो संसाधन हैं उनका जितना भी उपयोग किया जाता है, ठीक है, उनकी गणना की जाती है पहले। ठीक, और उसके बाद उनको डिसाइड किया जाता है कि वो पूरे विश्व के, मतलब पूरे विश्व में जो डिसाइड किए गए संसाधन हैं एक वर्ष के लिए, वो कितने दिन में ख़त्म होते हैं। ठीक है, अगर इसको एग्जाम्पल की दृष्टि से समझे, जैसे ऐसे समझते हैं कि पूरे विश्व में 100 रुपये खर्च करने हैं एक साल में। ठीक है, यानी कि 100 रुपये क्या किया गया, संसाधन डिसाइड किया गया, और खर्च कब करने हैं, एक साल के भीतर खर्च करने हैं। ठीक है, ये देखो 100 रुपये दिए गए हैं एक साल के लिए, लेकिन अगर हम इनको एक साल से पहले ही ख़त्म कर दें, यानी कि अगर 5 महीने में ख़त्म कर दें, ठीक है, तो जब ये ख़त्म हो जाएंगे, तो जिस डेट को ये ख़त्म होंगे वो क्या है, अर्थ ओवरशूट डे कहलाता है। ठीक है, समझ में आया कि कोई संसाधन है, जैसे 100 रुपये है, और 100 रुपये कब ख़त्म हो रहे हैं, तो वो ख़त्म होने की डेट वही कहलाती है अर्थ ओवरशूट डे। ठीक है, तो 2023 का अर्थ ओवरशूट डे कब है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 31 अक्टूबर को, 22 दिसंबर को, 2 अगस्त को, या इनमें से कोई नहीं। तो 2023 में अर्थ ओवरशूट डे है 2 अगस्त को, यानी कि 2 अगस्त को हमने क्या कर लिया,
पूरे एक साल के जितने भी संसाधन हमको खर्च करने थे उनको हमने 2 अगस्त तक ही खर्च कर लिया। अब आगे क्या करेंगे? तो आगे अब जो संसाधन खर्च किए जाएंगे वो एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है, तो देखिए इसकी गणना बहुत पहले से की जा रही है और सबसे पहली बार जब 1993 में ये पाया गया था। ठीक है, 1993 में इसकी गणना की गई थी अर्थ ओवरशूट डे की। ठीक है, तो उस समय पाया गया था कि हमने क्या कर लिया, पूरे साल के संसाधन को 31 अक्टूबर को ही क्या कर लिया था, खर्च कर लिया था। ठीक है, यानी कि तो 21 अक्टूबर और 31 दिसंबर के बीच कम ही डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो लगभग 2 महीने का लगभग डिफरेंस है। तो 2 महीने पहले हमने क्या कर लिया था, अपने पूरे एक साल के संसाधनों को खर्च कर लिया था। बात करें 2003 में, वो 2003 में ये जो डेडलाइन है वो घटकर थोड़ी सी और नीचे आ गई। यानी कि हमने 2003 में क्या कर लिया, 22 सितंबर को ही क्या कर लिया, पूरे एक साल के संसाधनों को खर्च कर दिया। ठीक है, अब अगर बात करेंगे 2023 की, 2023 में देखो हमने 2 अगस्त को ही क्या कर लिया, पूरे एक साल के संसाधनों को 2 अगस्त तक खत्म कर दिया है। ठीक, अब इसके बाद जो भी संसाधन खर्च किए जाएंगे वो अतिरिक्त संसाधन होंगे और उनका बोझ भविष्य की पीढ़ियों पर पड़ने वाला है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। तो लगातार अर्थ ओवरशूट डे की जो डेडलाइन है वो धीरे धीरे घटती जा रही है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जितने भी देश हैं पूरे विश्व में क्या है, जो संसाधनों को खपत करने की जो होड़ है वो बहुत ज़्यादा मतलब देशों के बीच मची हुई है। ठीक है, और संसाधन खर्च करने के मामले में अमेरिका सबसे ऊपर है। देखो अमेरिका अगर पूरे संसाधनों की बात करें, अगर उसको मान लेते हैं कि एक्स संसाधन दिए जाते हैं खर्च करने के लिए, ठीक है, अमेरिका क्या करता है, अपने संसाधनों का लगभग 5 गुना ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च करता है। यानी कि ऐसे माने कि इसको एक साल के लिए एक्स संसाधन दिए गए हैं, लेकिन ये एक्स संसाधन तक ही सीमित नहीं रहता है। ये कितना खर्च कर लेता है, एक्स को 4.9 लगभग 5 गुना ज़्यादा। ठीक है, तो इस ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के द्वारा ये कहा गया है अगर अमेरिका को 5 पृथ्वी के संसाधन दे दिए जाएं तो भी उसके लिए कम पड़ते हैं एक साल में। ठीक है, देखो ये साफ साफ लिखा गया है इस रिपोर्ट के अंदर, नीचे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये रिपोर्ट की एक कटिंग है जिसमें ये लिखा गया है कि अमेरिका को एक साल में 5 पृथ्वी की ज़रूरत है। ठीक है, यानी कि अमेरिका एक साल में 5 पृथ्वी के जितने संसाधन अवेलेबल हैं उतना ये क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। ठीक, तो बहुत बड़ी मात्रा होती है ये। भारत देखो कितना खर्च करता है, 0.7% ही क्या करता है, खर्च कर पाता है। यानी कि 1% भी खर्च नहीं कर पा रहा है। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में अखबारों में देखा गया कुनो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ये जो कुनो नेशनल पार्क है ये हाल ही में चर्चा का मुद्दा रहा है। क्यों रहा है, क्योंकि इसमें पिछले साल क्या किया गया था, 20 चीते लाकर छोड़े गए थे और ये जो 20 चीते हम लेकर आए हैं वो साउथ अफ्रीका और नामीबिया से लाए थे। कहाँ से लेकर आए थे, साउथ अफ्रीका और नामीबिया से उसको लेकर आए थे 20 चीतों को। और वो कहाँ पर छोड़े गए थे, कोनो नेशनल पार्क में। और इन 20 में से देखो 9 की मृत्यु हो चुकी है और टोटल अब कितने बचे हैं, तो 11 शेष बचे हैं। ठीक है, तो देखो 9 चीते मर चुके हैं। इसलिए एक न्यूज़ में रहा है कि कोनो नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। तो सही आंसर है मध्य प्रदेश में। ये कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और 2022 में हमने क्या किया था, दक्षिणी अफ्रीका और नामीबिया से 20 चीते हम लेकर आए थे। इससे पहले भारत में कोई चीता नहीं था। ठीक है, भारत में चीते लुप्त हो चुके थे। लेकिन 2022 में हमने क्या किया, 20 चीते यहाँ पर लाकर छोड़े। और देखो इन चीतों का जो यहाँ पर कोनो नेशनल पार्क में जो माहौल है, जहाँ का पर्यावरण है, वो इन चीतों के अनुकूल नहीं है। यानी कि जिस पर्यावरण में ये वहाँ पर रहते थे दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया में, ठीक है, वैसा वातावरण यहाँ पर इनको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये लगातार बीमारी के शिकार होते रहे हैं और जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई है। हाल ही में ऐसे ही एक बाघिन की मृत्यु हो गई है और उसकी मृत्यु जो बीमारी के कारण हुई है। ठीक है, तो अगर बात करें अफ्रीकी जो चीता है उनकी अगर बात करें, उनका वैज्ञानिक नाम क्या है, एसिनोनिक्स जुबेटिक्स इनका वैज्ञानिक नाम है, जो कि आपको याद होना चाहिए। भारत में इससे पहले चीते नहीं थे, इसलिए हम भारतीय चीते की बात नहीं कर रहे हैं। भारतीय चीते विलुप्त हो चुके हैं। अफ्रीकी चीते हमारे यहाँ लाए गए थे
ठीक है। और इनकी अफ्रीकी चीते की विशेषता क्या है, इनकी जो त्वचा होती है वो भूरी होती है, सुनहरी होती है, जैसे कि आप पिक में देख पा रहे होंगे, ठीक है। और एशियाई जो चीते थे जो कि पहले भारत में पाए जाते थे उनसे मोटी होती है। अगर ये जो IUCN की रेड लिस्ट में इनको कौन सी श्रेणी में रखा गया है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए कि रेड लिस्ट में इनको सुभेद्य श्रेणी में रखा गया है। कौन सी श्रेणी में, सुभेद्य श्रेणी में, यानी कि वल्नरेबल श्रेणी में इसको रखा गया है। और इससे पहले हमने पढ़ा था कि बाघों को कौन सी श्रेणी में रखा गया है। बाघ की अगर बात करें तो इंडेंजर्ड यानी कि संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। शेर, जो एशियाई शेर हैं, इनको भी संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। और चीतों को कौन सी श्रेणी में रखा गया है, तो सुभेद्य वल्नरेबल श्रेणी में इनको रखा गया है। IUCN की रेड लिस्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और बार बार मैं इसकी आपको याद दिला रहा हूँ, ये आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, तो एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था। आज के दिन एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया था, जो कि कहाँ पर स्थापित किया गया है, भारत, चीन, रूस, इंडोनेशिया, ठीक है। तो एशिया में सबसे पहली बार जो परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया है वो भारत में स्थापित किया गया है, ठीक। आज ही के दिन उसकी शुरुआत हुई थी और आज तारीख है 4 अगस्त 1956 को उसने क्या कर दिया था, मतलब सुचारू रूप से कार्य करना शुरू कर दिया था। और ये कहाँ पर है, भारत में कहाँ पर है, तो भारत में मुंबई में है। मुंबई में एक स्थान है ट्रोम्बे, ट्रोम्बे में एक संस्था है जिसको बोलते हैं भाभा परमाणु रिसर्च अनुसंधान संस्थान, वो होती है, ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान। इस संस्थान में ये स्थित है संस्थान, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और इस रिएक्टर का नाम क्या है, तो इस रिएक्टर का नाम अप्सरा है। क्या नाम है, अप्सरा। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि अप्सरा रिएक्टर कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई में। मुंबई में भी कौन से स्थान पर, ट्रोम्बे स्थान पर है। तो अप्सरा क्या है, एक परमाणु रिएक्टर है और एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर है, मुंबई में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में ये इसको स्थापित किया गया था। और पहली बार इसने कार्य करना कब शुरू किया गया था, 4 अगस्त 1956 को इसका परिचालन हुआ था, यानी कि इसने कार्य करना शुरू कर दिया था। 2009 में इसको बंद कर दिया गया है। और ये जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, इसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 को की गई थी। ये भी आपको याद होना चाहिए, 3 जनवरी 1954 को की गई है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ कम्युनिकेशन इंटरऑपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जिसको CIAMOA भी कहा जाता है, नामक गुप्त समझौता किया है। यानी कि अमेरिका ने एक गुप्त समझौता किया है जिसका नाम क्या है, CIAMOA, ठीक है, शॉर्ट नाम है। और ये किसके किसके साथ किया गया है, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो अमेरिका ने किसके साथ किया है ये समझौता, हाल ही में पाकिस्तान के साथ ये समझौता किया गया है। हालांकि अमेरिका और पाकिस्तान के द्वारा इसकी जो आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन पाकिस्तान के एक न्यूज़ में ये कहा गया है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ एक गुप्त समझौता किया है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए बहुत ही मतलब बेहद महत्वपूर्ण समझौता है। और भारत के लिए समझौता एक चिंता का विषय है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें कि हाल ही में अखबारों में देखा गया AOH 1996, ठीक है, क्या है ये AOH 1996 क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आई फ्लू की दवाई, कैंसर की दवाई, सिलिकोसिस रोग की दवाई है और कोरोना की एक नई दवा है, ठीक है। तो AOH 1996 क्या है, कैंसर की एक दवाई है जिसका निर्माण अमेरिका द्वारा किया गया है, ठीक है। और अमेरिका ने ये दावा किया है कि ये जो दवाई है वो मतलब जो कठिन से कठिन कैंसर है उसका भी इलाज आसानी से कर देती है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है और अभी न्यूज़ में रहा है, तो आपको याद होना चाहिए। AOH 1996 क्या है, एक दवा है जो कि कैंसर के लिए बनाई गई है और अमेरिका द्वारा बनाई गई है। तो ये सारी चीज़ें आज के दिन इम्पोर्टेंट रही हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, ठीक है। और ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। बाकी नेक्स्ट डे मिलते हैं अगले दिन के करंट अफेयर के साथ। आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है। तो थैंक यू सभी को।